हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी हमने मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और साथ में फिर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स भी किए थे, और पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2D केस वो भी देखा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्विकली कि क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो सबसे पहले यदि बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सिंपली जो हम लिखते हैं एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स कैप था, अलोंग द वाई एक्सिस वाई कैप था, और अलोंग द जेड एक्सिस जेड कैप। अब इससे रिलेटेड लेंथ एलिमेंट हमने पढ़ा था, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। तो जो लेंथ एलिमेंट था इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो था dl इज इक्वल टू dx एक्स कैप प्लस dy वाई कैप प्लस dz जेड कैप। सरफेस एलिमेंट की बात करें तो तीन सरफेस थी। सबसे पहले ds x, जहाँ पे x कांस्टेंट था तो dx 0 हो जाएगा, तो यह आया था dy dz एक्स कैप। dsy इज इक्वल टू क्या था? dy 0 हो जाएगा, तो ये होगा dx dz y कैप। और dsz, जहाँ पे z कांस्टेंट है तो dz 0 हो जाएगा, तो ये होगा dx dy जेड कैप। ऐसे ही यदि वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें तो dv इज इक्वल टू था dx dy और dz। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसके बाद नेक्स्ट था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे हमारे r, थीटा और फाई। जहाँ पे जो r है उसको हम मेजर कर रहे थे फ्रॉम द ओरिजिन। जो रेडियस ऑफ स्फेयर होगा दैट इज द r कोऑर्डिनेट। जो थीटा है, जो पोजीशन वेक्टर r जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा लेते हैं। और जो फाई है वो कहाँ पे होगा? यदि यहाँ पे एक पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे r, थीटा और फाई, तो r ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस ये r और ये वेक्टर r हो जाएगा। और जो r कैप होगा यूनिट वेक्टर वो इसी डायरेक्शन में आएगा, दैट इज r कैप। जो थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एंगल बिटवीन r एंड z, तो वो z से मेजर होगा। और जो फाई एंगल है उसके लिए क्या था कि जो पोजीशन वेक्टर r है उसका प्रोजेक्शन xy प्लेन में यहाँ पे वो क्या होगा? r साइन थीटा। ये जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा दैट इज फाई। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए जिस तरीके से मेजर करेंगे। अब जो r है यदि उसको हम x, y और z डायरेक्शन में डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ये r साइन थीटा है और ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा कोस फाई। ऐसे ही जो y है ये r साइन थीटा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? r साइन थीटा साइन फाई होगा। और r जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा z इज इक्वल टू r कोस थीटा। तो ये एक्स वाई जेड की टर्म्स में हो गए। इसके बाद यदि लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लिखा था तो डी एल इज इक्वल टू, अब देखिए ये आर कैप डायरेक्शन है तो इधर ही इसको मैं इंक्रीज करूँ तो ये कितना होगा? डी आर, तो ये हो जाएगा डी आर आर कैप। अब थीटा कहाँ से मेजर कर रहे थे? जेड एक्सिस के साथ, तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो थीटा कैप की डायरेक्शन कहाँ थी? ये नीचे की तरफ थी। तो यदि इस तरफ कोई चेंज मैं करूँगा तो ये हो जाएगा डी थीटा, इसको अलग से बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन ये है। तो यदि इस इधर कोई चेंज होगा तो ये हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? आर, तो ये हो जाएगा चेंज इज आर डी थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस। ऐसे ही यदि फाई को चेक करना चाहें तो फाई देखिए एक्स एक्सिस से हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फाई कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब इधर यदि कोई चेंज होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो ये एंगल हो जाएगा डी फाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर साइन थीटा है, तो ये जो चेंज है वो हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई होगा। तो ये आ जाएगा प्लस आर साइन थीटा डी
फाई इंटू फाई कैप, ये लेंथ एलिमेंट हो गया। इसके बाद यदि सरफेस एलिमेंट लिखना चाहें तो यहाँ पे भी 3 सरफेस होंगी। पहला जहाँ पे r कांस्टेंट होगा तो हो जाएगा dsr, तो dr 0 होगा तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिखा था, तो r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई था ये, और इंटू में r कैप। जो सेकंड सरफेस था वो था ds थीटा, उस केस में क्या होगा, डी थीटा 0 हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था तो ये था r साइन थीटा डी आर डी फाई और साथ में थीटा कैप, ये था। ऐसे ही जो डी एस फाई होगा, जो थर्ड सरफेस है वहाँ पे फाई कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो ये था आर डी थीटा और इंटू फाई कैप। तो ये हो गए तीनों सरफेस एलिमेंट। साथ में यदि वॉल्यूम एलिमेंट जो था हमारा वो क्या था, डी वी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट था तीनों लेंथ एलिमेंट्स का, तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ये था। इसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए गए थे, रो फाई और जेड। रो क्या था वहाँ पे, रो था जो सिलेंडर की जो रेडियस है, और वो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे कहाँ से, जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर जिसको हम मेनली लेके चलते हैं अलोंग द जेड एक्सिस, तो रो मेजर किया जाता है जेड एक्सिस से। ये मेन डिफरेंस था स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में, कि यहाँ पे रेडियस हम मेजर करते हैं ओरिजिन से या फिर सेंटर ऑफ स्फीयर से, और वहाँ पे जो रो है वो मेजर किया जाता है जेड एक्सिस से। तो ये कुछ इस तरीके से होगा एक्स वाई और जेड। यहाँ पे यदि कोई पॉइंट भी कंसीडर करें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाई और जेड, तो जो रो होगा वो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज रो, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रो हो गया। फाई किस तरीके से मेजर करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे इन द एक्स वाई प्लेन रो, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो फाई होगा। और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा जैसे कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यदि रो को हम लिखना चाहें एक्स और वाई और जेड एक्सिस में, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रो है, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा रो कोस फाई। ऐसे ही वाई इज इक्वल टू इसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में आएगा वो हो जाएगा रो साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू होगा जेड। ये एक्स वाई जेड की टर्म्स में हो गए। इसके बाद यदि लेंथ एलिमेंट यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लेंथ एलिमेंट के लिए क्या होगा कि रो इस डायरेक्शन में है तो रो कैप भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे यदि कोई चेंज होगा तो रो कैप इसी डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा डी रो। तो जो लेंथ एलिमेंट होगा डी एल इज इक्वल टू डी रो इंटू रो कैप हो जाएगा, प्लस इसके बाद फाई जो है वो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फाई कैप की डायरेक्शन ये होगी। अब फाई कैप की डायरेक्शन में यदि कोई चेंज होगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा डी फाई, और ये जो चेंज है वो हो जाएगा रो इंटू डी फाई, तो ये हो जाएगा रो डी फाई फाई कैप, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जेड कैप इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे यदि कोई चेंज होता है डी जेड होगा तो ये हो जाएगा डी जेड इंटू जेड कैप। इसके बाद जो सरफेस एलिमेंट यहाँ पे लिखे थे, सबसे पहले डी एस रो, जहाँ पे रो कांस्टेंट है तो ये टर्म्स 0, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट था तो ये हो जाएगा रो डी फाई डी जेड रो कैप आएगा। सेकंड था डी एस फाई, जहाँ पे फाई कांस्टेंट है तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन आएगा फर्स्ट और लास्ट का, तो ये होगा डी रो डी जेड इंटू फाई कैप। ऐसे ही जो थर्ड था डी एस जेड इज इक्वल टू, उसमें क्या होगा ये 0 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा रो डी फाई और इंटू जेड कैप। ये सरफेस एलिमेंट हो गए। इसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे लिखा था, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या था डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा रो डी फाई एंड डी जेड, ये हो गया लेंथ एलिमेंट। इसके बाद
ट्रांसफॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट्स थे और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स थे, बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जो टेबल लास्ट में बनाई थी उसको एक बार और देख लेते हैं, उसमें ये तीनों और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सभी कवर हो जाएंगे। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे u1, u2 और u3 जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट था h1, h2 एंड h3 जो स्केल फैक्टर था। आफ्टर दैट e1 कैप, e2 कैप एंड e3 कैप जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, u1 की डायरेक्शन में, u2 की डायरेक्शन में और u3 की डायरेक्शन में। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को बाकी कोऑर्डिनेट्स से कंपेयर करने के लिए हम पहले सभी कोऑर्डिनेट्स में लेंथ एलिमेंट लिख लेते हैं। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में जो लेंथ एलिमेंट था वो क्या था, dl इज इक्वल टू h1 du1 इंटू e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 इंटू e3 कैप, ये था। अब लेंथ एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो क्या था, dx x कैप dy y कैप प्लस dz z कैप था। ऐसे ही यदि स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में dl इज इक्वल टू जो लेंथ एलिमेंट था वो क्या था, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में dl इज इक्वल टू d रो रो कैप प्लस रो d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप। अब करना क्या है कि इनको कंपेयर करके यहाँ से जो स्केल फैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाएंगे। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स सबसे पहला क्या आएगा, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड होते हैं। स्केल फैक्टर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए dy dx हो गया, ये e1 x कैप आ गया, तो ये यूनिट वेक्टर्स हो गए x कैप y कैप और z कैप। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, 1 1 और 1, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं दैट इज r थीटा और फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट यूज किए थे वो कहते हैं r थीटा और फाई। तो यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, r कैप थीटा कैप और फाई कैप। और जो h1 और h2 h3 की वैल्यू आएगी वो इसको यदि यहाँ से हम कंपेयर करें तो h1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, h2 इज इक्वल टू r आएगा और h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे वो थे r, फाई और z। तो यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट्स हमने यूज किए थे वो थे रो, फाई और z। तो यूनिट वेक्टर्स भी हो जाएंगे रो कैप, फाई कैप एंड z कैप। और इस जो h1 h2 h3 है वो इसको यदि हम कंपेयर करें तो h1 इज इक्वल टू आएगा 1, h2 इज इक्वल टू रो एंड h3 इज इक्वल टू 1। अब इस टेबल की हेल्प से हम लेंथ एलिमेंट्स और एरिया एलिमेंट्स और वॉल्यूम एलिमेंट्स इजीली डिफाइन कर सकते हैं यदि हमें ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का जो लेंथ एलिमेंट है वो हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि जैसे स्फेरिकल के लिए हमें लिखना है तो स्फेरिकल के लिए h1 h2 h3 क्या है, 1 r एंड r साइन थीटा, और u1 u2 u3 की जगह क्या आ जाएगा, r थीटा और फाई। तो वो सब यहाँ पे हम रखते चले जाएं तो लेंथ एलिमेंट आ जाएगा स्फेरिकल के लिए। ऐसे ही हम सिलेंड्रिकल के लिए लिख सकते हैं और ऐसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी लिखा जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो था बताया गया था डेल ऑपरेटर, कि डेल ऑपरेटर को आप लिखेंगे इन स्फेरिकल, कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स।
तो जो डेल ऑपरेटर है, यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसमें होता है एक्स कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई प्लस जेड कैप डेल वाई डेल जेड। इसके अलावा स्फेरिकल में लिखने के लिए और सिलेंड्रिकल में लिखने के लिए वो लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि किस तरीके से आप उसको H1 H2 H3 E1 E2 E3 का यूज करके सिंपली लिख सकते हैं। अब इसके बाद डेल ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो जो डेल ऑपरेटर है वो एक वेक्टर है, बट इट्स नॉट लाइक ए सिंपल वेक्टर बिकॉज इट्स ए वेक्टर ऑपरेटर। तो यदि किसी फंक्शन से ऑपरेट कराएगा तो हम नॉर्मली ये कहेंगे कि जो ये डेल ऑपरेटर है ये उस पर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, ना कि मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा किसी फंक्शन पे, तो जो फंक्शन है हमारा वो दो प्रकार का होता है, एक स्केलर फंक्शन और दूसरा वेक्टर फंक्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग जो डेल ऑपरेटर है उसको हम तीन तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं किसी फंक्शन पे कि यदि एक फंक्शन, सबसे पहला होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होगा, इफ फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन, तो जो डेल ऑपरेट होगा फंक्शन पे तो वो कहलाएगा ग्रेडियंट और उसको लिखा जाएगा नॉर्मली डेल टी। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई वाई कैप प्लस डेल टी अपॉन डेल जेड जेड कैप। ये होगा, ये ग्रेडियंट कहलाएगा। और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि ये बताएगा इस फंक्शन के मैक्सिमम चेंज को, उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में फंक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है डेल टी वो बताएगा स्लोप को। सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। सेकेंड टाइप क्या होगा, दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में किस तरीके से ऑपरेट कराएगा कि यदि फंक्शन जो है वो एक वेक्टर फंक्शन हो, इफ a is a vector function and a is equal to ax x cap plus ay y cap plus az z कैप हो। तो जब डेल इस पे ऑपरेट होगा तो उसको हम दो तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यदि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑपरेट होगा तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑपरेट होगा वो होगा डेल डॉट ए, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स कैप डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एक्स कैप है वो एक्स कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, लेकिन यदि अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जेड तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस, ऐसे ही जो वाई कैप है जब वाई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 और एक्स कैप और जेड कैप के साथ क्या हो जाएगा वो 0। तो ये सेकंड टर्म डेल ए वाई अपॉन डेल वाई एंड सिमिलरली थर्ड टर्म होगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए। डाइवर्जेंस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की यदि हम बात करें तो ये बताएगा कि जो वेक्टर है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड्स हो रहा है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। यदि वेक्टर हमारा बाहर की तरफ फैल रहा है, पॉइंट से बाहर की तरफ है, तो जो डाइवर्जेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स यदि कुछ इस तरीके से देयर इज ए सोर्स पॉइंट और यहाँ से जो वेक्टर है वो आउटसाइड बाहर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा कि जो डाइवर्जेंस है वो हमारा पॉजिटिव होगा।
और ये जो पॉइंट है वो एज ए सोर्स वर्क करेगा। लेकिन यदि इसका अपोजिट हो जाए, जो वेक्टर्स हैं वो इनसाइड हो, तो जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होगा और जो सोर्स है हमारा वो एक सिंक की तरह वर्क करेगा। इसके बाद थर्ड आता है कर्ल, कि जो डेल है उसका हम वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, इसको बोला जाता है कर्ल। इसमें लिखा जाएगा डेल क्रॉस ए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे सिंपली। यहाँ पे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, सेकेंड रो में डेल वाई, डेल एक्स, डेल वाई, डेल वाई, डेल वाई, डेल जेड, और थर्ड रो में आ जाएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कर्ल को। और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जो वेक्टर फंक्शन ए है उसके रोटेशन को ये बताएगा। यदि डेल क्रॉस ए 0 हो तो जो वेक्टर है वो हमारा कहलाता है इररोटेशनल, और यदि डेल क्रॉस ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो वेक्टर कहलाता है रोटेशनल। तो जो रोटेशनल वेक्टर है उसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। जो वेक्टर है वो इस तरीके से होगा, अराउंड ए पॉइंट ये रोटेट कर रहा होगा। सो दिस इज अ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। के बाद डेल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें याद होने चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, डेल एफ जी। यदि एफ जी जो है वो स्केलर फंक्शंस हैं, और जब एफ और जी दोनों स्केलर फंक्शन है तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी इंटू ग्रेडियंट ऑफ एफ। ऐसे ही यहाँ पे ए इज अ वेक्टर फंक्शन और बी इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, स्केलर फंक्शन होगा। और स्केलर फंक्शन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी। ये बराबर किसके होगा, बी क्रॉस डेल क्रॉस ए है, सो दैट्स वाई कर्ल ऑफ ए प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी, बी डॉट डेल इंटू ए प्लस ए डॉट डेल इंटू बी। तो ऐसे ही नीचे हैं, यहाँ पे क्या है कि एफ इज ए स्केलर फंक्शन और ए जो है वो वेक्टर फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेक्टर फंक्शन होगा। So that's why it is related to divergence. So divergence of f into a. A cross b is also a vector function. So this is also related to divergence. यहाँ पे f into a वेक्टर फंक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, so that's why ये कर्ल बताएगा। और a क्रॉस b भी वेक्टर फंक्शन होगा, तो ये भी कर्ल बताएगा। ये बराबर होगा b डॉट डेल a माइनस a डॉट डेल b प्लस a डेल डॉट b माइनस b डेल डॉट a के। इसके बाद आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ।